एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है क्या देश में कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत शुरू होने वाला है। और ख़ास तौर से ये विषय पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है। जनाब पीयूष पंत जी हैं हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने प्रदीप माथुर साहब को दावत दी है इस विषय पर बात करने के लिए, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आईआईएमसी में प्रोफेसर रह चुके हैं। हमने सुभाष धूलिया साहब को जहमत दी है, जो इग्नू के अंदर प्रोफेसर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का आज के खास कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के ऐलान हो चुका है और उत्तर प्रदेश इन पांचों स्टेट में वो स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा फसादात हुए, कम्युनल फसादात। और यहाँ के माहौल को हमेशा बांट करके और ध्रुवीकरण करने के बाद में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना मकसद साधती रही हैं। ये भी चीज़ बिल्कुल साफ है कि मौजूदा सरकार ने भी औरंगजेब, अब्बाजान, भाईजान और क्या क्या नहीं कहा, और अंत में 80-20 की लड़ाई इसको पूरी बनाने की कोशिश की। इस बीच में एक उम्मीद की किरण ये दिखाई देती है कि जनता ने उन सारे दावों को, उन सारे नारों को नकार दिया है। ऐसा महसूस होता है क्योंकि जिस तरह ग्राफ अपोजिशन पार्टी का वहाँ बढ़ रहा है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि डिलीवर करने का वक्त है, ना कि बातें करने का। जुमले का वक्त नहीं है बल्कि कुछ कर दिखाने का वक्त है, ऐसा प्रतीत होता है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने बखूबी इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की है। सबसे पहले पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खुद सत्ता पक्ष के बहुत सारे लोग अपनी पार्टी छोड़कर और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स का कार्ड था वो नाकाम हो रहा है? क्या सत्ताधारी पक्ष अब कमजोर होने वाला है और दूसरे लोगों को मौका मिलने वाला है? पीयूष पंत जी, आप। देखिए गजाली साहब, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तो बहुत जल्दी है इस तरह की कुछ बात करना। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं और पार्टियों से निकल के, वो ये कि आभास जरूर देता है या कहें कि इंडिकेशन देता है कि हवा का रुख क्या है, कि समाजवादी पार्टी शायद जो है उसको जन समर्थन मिलने की संभावना है, जो ग्राउंड रियलिटी है। ये कहा जाता है, हम देखते हैं पिछली बार 2017 में हमने देखा था, यही यही सिलसिला जो है भाजपा के साथ था। तमाम लोग जो है भाजपा से जुड़ रहे थे या जोड़े जा रहे थे, और आज वही गंगा जो है वो उल्टी बह रही है, ऐसी दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है अभी जल्दबाजी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो पार्टियों में, खासकर भाजपा में, टिकट नहीं मिलने की संभावना थी। क्योंकि ये खबर तो पहले आ गई थी, 1 महीने पहले लगभग, कि भारतीय जनता पार्टी जो है 100 से 150 जो है विधायकों की टिकट काटने वाली है, और एक आध दो मंत्री के भी काट सकती है। तो ये संभावना ये भारतीय जनता पार्टी सर्जिकली करती है, नए चेहरे लेके आती है। उसको लगता है कि स्टेल हो गए, जो पुरानी हमारी इमेज को डेंट हुआ है, तो उसके लिए नए चेहरे जो है उनको लेके आती है कि ज्यादा ऊर्जा के साथ वो काम करे। तो इसलिए देखिए, ये अभी कहना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जनता जो आपने शुरुआत करी तो ऐसा लगा कि वो रिजल्ट आ गए शायद और जनता ने नकार दिया। ऐसा नहीं है। अभी अभी जल्दबाजी होगी मुझे कहना। और अगर देखिए, मैं ये कल से देख रहा था सोशल मीडिया में, कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको इतना ज्यादा योगी जी ने एकदम हिंदुत्ववादी बना दिया है कि ये जो तमाम लोग छोड़ के समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे थे, उनकी ये चिंता थी कि अरे अब क्या होगा, हिंदुत्व का क्या होगा, अरे भाजपा तो हिंदुओं की पार्टी है, तो क्या हिंदुओं की पार्टी डूब जाएगी। तो ये देखिए, एक ये जो नैरेटिव है वो योगी जी ने और मोदी जी ने निश्चित रूप से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर प्रदेश में खासकर ये दिमाग में डाल दिया है कि हिंदू हिंदू होने का एक गर्व। क्योंकि योगी जी कह भी रहे, उन्होंने कहा भी था, अभी वो गए थे रायबरेली जहां उन्होंने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा। तो ये हिंदुत्व की बात पर हिंदू पूरा कोशिश हो रही है। और अभी तो देखिए बहुत समय है, मुझे लगभग 1.5-2 महीने हैं, और जब चुनाव अब शुरू होगा
जो पहला चुनाव है वो 10 तारीख को है। जी इस बीच बहुत कुछ होगा, बहुत से इस तरह की बातें कही जाएंगी कि पोलराइज करने की कोशिश होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही वेपन है जो कि है वो पोलराइज करते हैं चुनाव जीतने के लिए। जी, लेकिन इतना जरूर मैं ध्रुवीकरण की कहूंगा, कोशिश करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि लोगों में जो है अब एक मोहभंग शुरू हुआ है, क्योंकि लोगों ने प्रशासनिक रूप से इनकी सफलता को देखा है, खासकर पेंडेमिक पीरियड में वो देखा है जी उन्होंने। बनारस में जैसे कॉरिडोर बना है उसमें बहुत से लोग जो है विस्थापित हुए हैं, उनका रहने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। विंध्याचल में यही हाल है, वहां पे कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, वहां से बहुत से लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। छोटे दुकानदार है, छोटे घर जिनके थे, छोटे मंदिर तोड़े हैं, वहां भी कहीं ने आहत हुई है लोगों की भावनाएं। तो निश्चित रूप से एक तो है, लेकिन ये कितना वोट में कन्वर्ट होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। जी, ये कितना वोट में कन्वर्ट होगा ये समय बताएगा। माथुर साहब, आप ये देख रहे हैं कि पूरी कमंडल और मंडल की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के रास्ते से चलती है, और उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जिसको ये माना जाता है कि केंद्र में उसकी सत्ता होगी जो यूपी को, उत्तर प्रदेश को साधने में कामयाब होगा। तो जो ये कम्युनल कार्ड खेला जाता है, ये सत्ता हासिल करने के लिए खेला जाता है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसकी कार्ड कहीं ना कहीं जातों के हाथ में होती है। जब लोग जातों में बढ़ने लगते हैं तो कम्युनल कार्ड कहीं पीछे छूट जाता है। आप क्या महसूस करते हैं माथुर साहब कि कुछ इसमें तब्दीली आएगी इस बार? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये जो देश में सांप्रदायिकता की राजनीति के अंत की शुरुआत की जो बात आप कह रहे हैं, इसको मैं जी सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको एक बड़े व्यापक उसमें देखना चाहता हूँ, सारे देश के संदर्भ में और चुनाव से ज्यादा बड़े संदर्भ। जी मेरा मानना यह है कि जो कम्युनल डिवाइड जो है की जो बात है, ये लोगों की जो है स्थायी मनोस्थिति नहीं है। जी ये देश है, इसमें तमाम विविध है, धर्म है, जातियां हैं, संप्रदाय हैं, बहुत बड़ा देश है हमारा। तो हर एक ग्रुप जो है, हर एक सोशल ग्रुप जो है, उसकी अपनी आपस में उसके कुछ इंटरेस्ट है, और बारी बात है दूसरे सोशल ग्रुप से उसको कोई ना कोई दिक्कत रहती है, टकराव रहता है, सब रहता है, मतलब हर एक ग्रुप में। तो एक तो ये है कि जिस तरह को ये कह रहे हैं पूरा पूरा एक कम्युनल वाला मामला जो है, मैं नहीं समझता कि ये हम लोगों के खून में है। मैं समझता हूँ कि शायद जी हम लोगों के खून में जो जाति जो है वो ज्यादा बड़ा एक सेंटिमेंट है कंपेयर टू रिलीजन। अब सवाल ये है कि पिछले तमाम सालों में, 40 साल में खासतौर पे भाजपा ने और आरएसएस ने तमाम तरह से करके और गलत हिस्ट्री को इंटरप्रेट करके बात कर आके एक माहौल बनाया कम्युनलिज्म का देश, और उस कम्युनिज्म के माहौल पे तमाम बातें करी इन्होंने, उल्टा सीधा झूठ भी बोला, सब किया, लड़ाई भी कराई, सब है, और ये लोग चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद ये कि ये हिंदुत्व के कार्ड पे, हिंदुओं के कार्ड पे जो शासन में आए। लेकिन सवाल ये है कि जो बुरी बात है वो ये है कि इन्होंने आम गरीब आदमी के लिए तो कुछ किया नहीं। गरीब आदमी जो जी बहुसंख्यक के देश का तो हिंदू ही है, उसके लिए आप नौकरी करें, रोजगार करें, शिक्षा करें, स्वास्थ्य करें, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। मतलब अगर आपने ऐसे किया होता तो भी माना जाता है कि आप हिंदुवादी पार्टी हैं या आप हिंदुओं के हितों के संरक्षक हैं। इन्होंने तो सिर्फ अपने मित्रों के या कुछ जिसको कहा जाए उन्हीं के इंटरेस्ट साधे, मतलब तो आप हिंदू का तो कुछ किया नहीं। तो सवाल ये कि लोगों की समझ में धीरे धीरे आने लगा है कि हिंदुत्व के नाम पे के बारे में कोई हिंदुओं के बारे में सीरियस नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इन्हें हिंदू संप्रदाय की वोटें मिले, लार्ज स्केल पावर में आए, पावर में आके अपना और अपने मित्रों का लाभ करे, इस लोगों की समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो है कम्युनलिज्म जो है क्या करना चाहिए, कमजोर पड़ने लगा था, और ये आज से नहीं है, करीब करीब 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि धीरे 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 कम्युनल वाला मामला जो है कमजोर पड़ रहा है। दूसरी जो जी बात आपको समझनी चाहिए इसमें जो बड़ी आवश्यक आवश्यक है वो ये है कि जो पूरा पूरा जो माहौल इन्होंने बनाया है और जो सब बात करी है, उसका जो है पॉलिटिकल फॉलोआउट तो एक है ही है, लेकिन इलेक्टोरल फॉलोआउट भी ये है कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। बंगाल में इन्होंने बात करी, ममता को सब कुछ कहा, ये भी कहा सब मुसलमानों का प्रोटेक्शन कर रही है, फलाना ठिकाना, सब बातें करी, कार्ड फेल हो गया, मतलब है। अब आपने धर्म की बात कर दी, ये सब है, अब मंदिर की बात कर दी। अब लोगों का ठीक है, जो भावनात्मकता है वो थोड़ी देर तक रहती है ना, वो वास्तविकता तो बाद में आपके सामने आएगी आएगी, मतलब तो आप जी इमोशनली लोगों को सरचार्ज थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, हमेशा के लिए थोड़ी कर सकते हो।
तो मेरा ये मानना है कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो 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 चढ़ाव था वो जो है पिछले सालों से कमजोर होने लगा। मैं आपको एक जी और बात बता दूं, जब एक मिनट और लूंगा मैं, जब राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ जिसमें मोदी जी गए थे, शिलान्यास वो हुआ, तो मुझे कुछ ऐसा लगा एक पत्रकार के रूप में कि जिस तरह का मैं समझ रहा था एक जबरदस्त एक उत्साह या क्या कहा जाए उसको, इफोरिया अंग्रेजी में कहते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी में होगा बीजेपी के शासनकाल में, मुझे ऐसा लगा कि हुआ नहीं। मैंने कई मित्रों से बात करी कि भाई हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं है, कुछ बीजेपी वाले मित्रों से बात करी, हमने कहा जब इन्होंने किया है इसका शिलान्यास तो ऐसा है कि सारे देश के लोगों खड़ा होकर ताली बजानी चाहिए थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है मतलब। तो तभी से मुझे लगने लगा कि जो इमोशनल का जो कार्ड है उसकी अपील धीरे धीरे कम हो रही है। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक हालात खराब हुए, कोरोना आया, सब कुछ हुआ, ये सब हुआ, तो ये जो है काम होने लगा, फेल होने लगा। इस बार इन्होंने मथुरा का इशू उठाया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मुझको लगता है ये है कि ये जो कार्ड है, कम्युनल कार्ड है जिसको हम लोग कहते हैं, मुद्दा जो है ये जो स्टेल हो गया है, काफी पिट चुका है। और अब मैं समझता हूँ कि ये चुनाव में अगर ये हारते हैं जीतते हैं जो भी कुछ होता है, लेकिन अब ये चीज ज्यादा नहीं चल पाएगी। और मैं इसको बड़ा अच्छा मान रहा हूँ, शुभ संकेत मानता हूँ कि देश में सांप्रदायिक राजनीति का जो है से लोगों का मोह भंग हो रहा है। जी माथुर साहब, आपकी ये बात बहुत ही तथ्यपूर्ण है कि हमारी संस्कृति में ये चीज नहीं है, और ये परमानेंट टेम्परामेंट भी नहीं है टकराव का। तो हमारे डीएनए में नहीं है इसीलिए कम्युनलिज्म। हाँ जी, कम्युनलिज्म हमारे हमारे डीएनए में नहीं है। मैं जी, आपको शायद इंटरप्ट कर इसीलिए। रहा हूँ। जी देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे लोग समझते हैं हमारे डीएनए में कम्युनलिज्म नहीं है, हमारे डीएनए में कास्टिज्म है। एक जी जवाहरलाल नेहरू के पीए थे एमओ मथाई, बाद में बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए, उन्होंने बहुत बेवकूफी की बातें करी। एक उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का पहला सेंटेंस जो है बड़ा मीनिंगफुल है। वो किताब में लिखते हैं कि डिस्पाइट 2000 ईयर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो सीरियन क्रिश्चियन थे जो हिंदुस्तान में आके बसे, वो कहते हैं डिस्पाइट 2000 ईयर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी माय मदर स्टिल प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी। तो ये वाली बात जी है। जी तो हमारे डीएनए में ये तो हो सकता जी है, लेकिन ये कम्युनलिज्म हमारे डीएनए में नहीं है, मतलब ये सब है, ये तो कम्युनलिज्म तो जी अंग्रेजों ने साजिश करी, पार्टीशन हुआ देश का, हिंदू मुसलमान लड़े आपस में, थोड़े दिन वो हुए, वो हुआ, तो ठीक है ये सब है मामला, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं है। लेकिन कास्टिज्म हमारे डीएनए में है, मतलब ये बात है। तो इसलिए मेरा मानना ये है जी कि अब जो है क्या कहना चाहिए, कम्युनलिज्म का अंत शुरू हो रहा है। जी जी जी। तो कम्युनलिज्म हमारे डीएनए में नहीं है, शायद इसीलिए भाजपा को बार बार विकास का झोंक लगाना पड़ता है अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए। और ये भी देखने को मिल रहा है कि गोवा में 4 एमएलए अभी बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं, और वो चारों के चारों क्रिश्चियंस हैं। तो सुभाष जी, आप क्या महसूस करते हैं कि जो बात ये आ रही है कि कम्युनलिज्म कमजोर पड़ रहा है और कास्टिज्म इसका मुकाबले में आगे आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई वो तो है? पहले एक तो आपने जो ये दल बदल की बात से शुरुआत करी थी, कि दल बदल होने से लग रहा है कि जो है वो ये राजनीति बीजेपी खत्म हो रही है। जैसे दल बदलों की कोई बहुत अहमियत राजनीति में होती नहीं है। मतलब जो लोग जो है वो लंबे अरसे तक जो है एक बातें करते रहे, मतलब बात डीएनए की हो रही है, सवाल है कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। अब जो है वो मध्य प्रदेश में ये हमारे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, क्या नाम है उनका, वो देखिए कि वो बीजेपी में चले गए, मतलब जिंदगी भर कांग्रेस में रहे, तो आपके सिद्धांत क्या, आपकी वैल्यूज क्या, मतलब जो है। तो दल बदलों को मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे देता, और अगर दल बदल हो रहा है तो उससे राजनीति में असर पड़ेगा, मैं नहीं मानता। दल बदलों की कोई एक जो दल बदलू अभी जिनकी उत्तर प्रदेश में गए तो कई पार्टियां बदल चुके हैं, तो एक तो उसको बहुत इंपॉर्टेंस में नहीं देता। दूसरा, प्रदीप जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो एक तरह का जो भावनाओं की जो राजनीति होती है, कोई भी राजनीति जो उन्माद की राजनीति होती है वो एक उफान होता है, आप उसको अस्थायी नहीं कर सकते हैं। जी आमतौर पे जनता को क्या चाहिए, जनता को की कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, अगर आप उनको पूरा नहीं करते तो उन्माद की राजनीति चल सकती है थोड़े वक्त के लिए, लेकिन आप हमेशा उसको चला नहीं सकते। अब जैसे आप मायावती का उदाहरण लीजिए, मायावती की राजनीति टोटल कास्ट बेस्ड थी। मायावती ने फेज में जो है दलितों का एम्पावरमेंट किया,
मतलब ये जरूर हुआ कि दलितों के अत्याचार जो पहले होते थे वो उसके बाद नहीं हो सकते थे, लेकिन एक स्टेज के बाद उनको कहाँ ले गई, उसके बाद दलितों को क्या चाहिए था। जिस तरह करप्शन आप करने लगे, टिकट बांट के पैसे खाने लगे, तो दलितों का मोह भंग होना भी उनसे स्वाभाविक है। बाकी जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं, कई बार मुझे लगता है कि हम इसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। अभी जी। तक ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है जो ये बताए कि कितने हिंदुओं ने हिंदुत्व की वजह से बीजेपी को वोट दिया। अगर बीजेपी इलेक्शन जीती है अगर, तो इसलिए सिर्फ इसलिए जीती कि उसने पोलराइजेशन किया, मतलब इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। लेकिन जी। सरकारें विफल रही, मतलब हम्म। लोकसभा इलेक्शन में आप ये नहीं कह सकते कि मोदी इसलिए उनका राइज हुआ कि प्योरली कॉम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि कितने हिंदुओं ने हिंदुत्व के आधार पर वोट दिया, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। जी। एक तो इस चीज को लेके जो है वो कई जगह की कांग्रेस पार्टी विफलता थी, एक शून्य पैदा हुआ था। मोदी जी देश भर में जो है एक अलग अजीब तरह का माहौल था। मोदी जी ने एक तरह के सपने जो है वो खड़े कर दिए। लोगों को लगा कि मोदी हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि किसी भी उन्माद की राजनीति का जीवन बहुत लंबा नहीं होता है। जी। जी। तो एक तो समझना जरूरी है। दूसरी बात यह कि अगर आप देखें अभी हाल ही का जो भी देखें, जो भी लोकल इलेक्शंस हुए, हरियाणा में बीजेपी ऑलमोस्ट हारी, मतलब हारी सेंस में चौटाला का साथ मिलकर के आपको सरकार बनानी पड़ी। जी। जी। जी, बिल्कुल। में हारी, मध्य प्रदेश में हारी, राजस्थान में हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, बंगाल में हारी। तो देश में ऐसा नहीं है जो कि हम लोग उसको बोला था कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। जी। दूसरा परसेंटेज ऑफ वोट अगर जाइए अगर, तो परसेंटेज ऑफ वोट आप देखिए तो उससे भी आपको लगता है कि जनता किधर जा रही है। तो कम्युनलिज्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पोलराइजेशन भी हुआ है, इलेक्शन पे उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन वो कोई डिसाइसिव प्रभाव होता है और कोई कोई हिंदुइज्म के नाम पे कितने हिंदू वोट देते हैं इसका कोई साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है। तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं अभी जो है वो प्रियंका गांधी का इंटरव्यू देख रहा था। तो जी। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रियंका गांधी कांग्रेस में कहीं नहीं है, कांग्रेस नहीं जीतेगी तो स्वाभाविक है। लेकिन प्रियंका गांधी निश्चित, मैं कांग्रेस का कभी नहीं रहा हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ। मैं प्रियंका गांधी यूपी की पॉलिटिक्स से नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही है। मतलब जी। जिस तरह से वो बोल रही हैं, जितनी मतलब कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रही है, ग्रासरूट की प्रॉब्लम्स की बात कर रही है, तो यूपी की पॉलिटिक्स का नैरेटिव नहीं बदल रहा है। और अगर कम्युनलिज्म को कोई वहाँ चैलेंज कर रहा है तो कास्टिज्म है। अब इंडियन डेमोक्रेसी का जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का जो है वो एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते ही नहीं है, कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स है या रिलीजियस ड्रिवन पॉलिटिक्स है। तो दोनों पॉलिटिक्स के अपने अपने परिणाम है। मतलब तो अगर आप एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो मैटर नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा है कि हमारे माइक ठीक कीजिए, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। एक जी। अब आ रही है, अब ठीक है, थोड़ी पहले से ठीक हुई, जरा और जोर से बोलना पड़ेगा। जी। पता नहीं, ठीक है, ठीक है। बात हो रही है कि ये जो हमारी पूरी डायफंक्शनल पॉलिटिक्स हो गई है। मतलब आप ये देखिए कि संविधान की सब शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान का क्या होता है, जरा इसका एनालिसिस करना जरूरी है। तो ये सिचुएशन है कि यूपी का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है निश्चित रूप से। और एक ये है कि जो जैसे ट्रेंड से यूपी इस देश की पॉलिटिक्स के सेंट्रल में रहेगा, मुझे अभी भी डाउट है। ये जो माना जाता है ना, जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा, मेरा यूपी जो सेंटर है, सेंटर यूपी नहीं होने जा रहा है, अब सेंटर कहीं और होगा। चलिए बात आगे बढ़ाइए, फिर बोलते हैं। जी जी जी। तो सेंटर कहीं और होगा और यूपी शायद सेंटर में नहीं रहेगा। सुभाष जी आपने ये बताया, उसकी वजह ये कि यूपी जो है ना हमारे आगे बढ़ाता हूँ, राष्ट्रीय धारा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। भाई जो राष्ट्रीय धारा है, जी जी जी, मैं आपके पास आता हूँ।
और मैं पंजी के पास चलूंगा, पंजी से जानने की कोशिश करूंगा। जो बात उन्होंने अभी उठाई बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के बयानबाजियां या इस तरह के स्लोगन या कम्युनल कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश में। और धर्म संसद भी शायद उसी का एक हिस्सा है कि उसके जरिए भी वोट पोलराइज करने की कोशिश की गई है। अब उसका कितना असर होता है, कितना लोग असर नहीं लेते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या इसका कुछ असर होगा? नहीं गजाली जी, एक बात यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं, धर्म संसद इस देश का कुछ नहीं कर सकती है। धर्म संसद को जो मीडिया जिस तरह से जो है उछालता है, पोलराइजेशन धर्म संसद नहीं कर रही है, पोलराइजेशन टेलीविजन चैनल्स कर रहे हैं, जो एक इनसिग्निफिकेंट आदमी को राष्ट्रीय मंडल उसमें ले आते हैं और उसको पूरा राष्ट्रीय हिंदुत्व का प्रतिनिधि बना देते हैं। खतरनाक ट्रेंड ये है। तो वो क्या बयान उन्होंने दिए, उन बयानों का प्रचार करना जो खतरनाक है, जो प्रचार किया जाता है। जी बिल्कुल। पंत साहब, आप क्या समझते हैं कि इसमें धर्म संसद नाकाम हो गई, फिर हमदर्दी का वोट लेने की कोशिश की गई मोदी जी को, जिस तरह पंजाब का इंसिडेंट हुआ उससे एक हमदर्दी जनरेट करने की कोशिश की गई, वो भी बहुत बुरी तरह विफल हो गया। आप क्या समझते हैं, कुछ और इस तरह की चीजें आ सकती हैं आइंदा? नहीं, देखिए, ये इनका जो है चिर परिचित तरीका है। डिविजिव पॉलिटिक्स करती रही है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा की ये पूरा शुरू होता है पूरा। और उनका पूरा का पूरा नजरिया ही डिविजिव पॉलिटिक्स करने का है। वहीं से शुरुआत हुई थी हिंदू महासभा से लेकर संघ से, फिर आके आजादी के बाद भी इस देश के डिवीजन के लिए वही जिम्मेदार है और वो कांग्रेस को और नेहरू को बदनाम करते हैं। ये उन्हीं की चलाई हुई पूरी की चीज थी। और आज भी जो है आप देखिए लगातार मोदी के आने के बाद से निश्चित रूप से ये इस तरह की बात हुई है। वाजपेयी के टाइम में इतना नहीं था, वाजपेयी थे बहुत महीन तरीके से वो काम होता था। लेकिन चूंकि वाजपेयी संघ के होते हुए भी उन्होंने कभी संघ की विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने प्रधानमंत्री काल में जो है उस तरह के एक पब्लिक डिस्कोर्स में उन चीजों को उस तरीके से नहीं आने दिया। महीन तरीके से तो काम हो रहा था निश्चित रूप से, लेकिन एक जो है पूरा जो है कि आउटस्पोकन तरीके से जो इस तरह से नहीं हो रहा था। लेकिन मोदी के आने के बाद से ये पूरी डिविजिव पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है और योगी को इसीलिए बैठाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को क्रूशल मानते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो है एक योगी जो है बहुत ही सक्षम सिद्ध होंगे, ये मान के उनको बैठाया गया था। और उनका एजेंडा राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यही था पूरा का पूरा। तो मुझे लगता है देखिए हालांकि ये बात भी सही है, जैसे आप देखिए पंजाब में अगर आप देखिए और जो हालिया घटना हुई थी प्रधानमंत्री मोदी को लेके, उसमें भी क्या किया गया, एक खालिस्तानी होने की बात कही गई, पूरे पंजाब को बदनाम, और एक कहीं ना कहीं सिख और उनके बीच में जो खाई खींचने की, पंजाबीज और सिख के बीच में जो है वहां पे जो है कि सिखों को अनपॉपुलर करने और उनके खिलाफ एक खाई खींचने की कोशिश की गई उसके माध्यम से भी। तो ये कोशिश हो रही है पूरी लगातार क्रिश्चियंस के खिलाफ जो है लगातार। पहले हमने देखा था कि किस तरह से उड़ीसा में जो है हत्याएं हुई थी, उसके बाद अब फिर से धीरे धीरे जो है हम देख रहे हैं चर्च में जो है जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं तमाम। तो पूरा ये जो देखिए कि 18% वर्सेस 20% वर्सेस 80% वाला वही है कि 80% हिंदू इन्होंने मान लिया। हालांकि अब उसमें सेंध लग गई है जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने और तमाम जिस तरह के जो ओबीसी नेता हैं, और वो जो है क्योंकि जिस तरह से ओबीसी और इन सबको दलितों को हिंदू फोल्ड में लेके ये जो है कि अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे थे, उसमें निश्चित रूप से फौरी तौर से निश्चित रूप से अगर ये सफल हो जाता है, एक चंक में बड़े चंक में जो है ओबीसी नेता जो है वो आते हैं और सपा में शामिल होते हैं, भाजपा को छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक जो इनके बृहद हिंदुत्व की जो बात थी और जिसको पूरे देश को 80% मान रहे हैं ये, और 20% में सारे अल्पसंख्यक 19 के लगभग मुसलमान और बाकी जो है पॉइंट समथिंग क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। तो इसको लेके जो है कि ये पूरा सीधे सीधे इन्होंने इशारा कर दिया है। वो भले ही नाम नहीं लिया, भाजपा के लोग कहते हैं कहाँ नाम लिया, किसका नाम लिया, तो आप सीधे सीधे खाई खींच रहे हैं और उसमें देश प्रेमी और देशद्रोही कौन है ये भी आप बता दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो देशद्रोही है। आप भले ही कुछ ना कुछ बातें इधर करते रहिए। तो ये जो इनकी पॉलिटिक्स वही होती है। अब जनता निश्चित रूप से ये बात भी सही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे डीएनए में नहीं है
लेकिन ये कोशिश इनके द्वारा हो रही है, खासकर एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट पैदा करने की बहुत तगड़ी कोशिश हो रही है। और उसका प्रभाव मैं तो देख रहा हूँ शहरों में जरूर दिख रहा है। शहर के जो लोग हैं, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे लगातार बात कीजिए तो ये सीधे सीधे उनको वही वही जो नैरेटिव ये गढ़ते हैं, वही आम जनता उस तरह की बातें करने लगी है मुसलमानों को लेके, जबकि तथ्य बिल्कुल उसके विपरीत है। तो ये कोशिश पूरी, इनकी पूरी राजनीति वही, ये दंगे, ये कहते हैं कि हमारे काल में नहीं हुए, लेकिन दंगे भी अब ये तो इतिहास गवाह है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ रहता है। अगर नहीं हुए तो क्योंकि इनका हाथ होगा जब नहीं रहते हैं ये सत्ता में। तो दंगे भी, मुजफ्फरनगर आपको याद है किस तरह से हुआ था, उसके बाद ये सत्ता में काबिज हुए। तो निश्चित रूप से देखिए इस तरह की बातें होंगी। और योगी जी तो इसके सिद्धहस्त आदमी है, महारथी आदमी है। वो तो ये सब इस तरह के स्लोगन उछालते हैं, और मोदी जी भी उछालते हैं इनडायरेक्टली जो है। शमशान और जो है कब्रिस्तान की बात उन्हीं ने करी थी पिछले 2017 के चुनाव में। और तो मुझे लगता है कि इस तरह के जुमले आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो इनको नुकसान होगा वो देखिए, लोगों ने इनकी अक्षमता देख ली है। अब 5 साल का यूपी का शासन और 7.5 साल का केंद्र का शासन, लगातार फेलियर जिस तरह से हो रहा है, खासकर पेंडेमिक में स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही है। युवा जो है, शिक्षक लोग जो है सड़कों पे हैं, चिकित्सक सड़कों पे हैं, जिस तरह से लीकेज हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां की बात करते हैं, इतनी नौकरियां हम ले रहे हैं लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये धोखेबाजी चल रही है, उससे जनता का मोहभंग तो हुआ है। और इसीलिए देखिए डीएनए में नहीं है निश्चित रूप से हमारे, लेकिन उसको आरोपित, जो इसको कहते हैं इम्प्लांट करने की कोशिश जो है भाजपा ने करी है। खासकर जो है कि राष्ट्रीय सेवक संघ ने, तो उसके जो पॉलिटिकल ऑर्गन है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इम्प्लांट की गई, हमारे डीएनए में नहीं है लेकिन हमारे डीएनए को बदलने की कोशिश हो रही है। वो उसको उसको इम्प्लांट करने की कोशिश हो रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है ताकि हमारा जो ब्लड जो है एक जो है एक नारंगी रंग का ब्लड डाला जाए लाल की जगह हमारे शरीरों में। तो ये कोशिश लगातार हो रही, लेकिन जनता ने इनका देखा है। और अब जनता, मुझे लगता है कि न तो कभी कमनन नहीं रही है, लेकिन जो एक कोशिश हो रही है वो भी अब जनता जो है उसको नकारने पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, और जो है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिजल्ट में कुछ नहीं होता है। तो वो मुझे लगता है कि देखिए आपने जो बात कही कि क्या इस तरह के स्लोगन आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। और आएंगे अभी देखिएगा आप जो है कि, और जो है कि मुस्लिम हिस्ट्री से उठा के कैरेक्टर्स लाए जाएंगे, और तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस की बातें होंगी, तमाम इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं ना। आप विकास के नाम पे आप क्या कहेंगे साहब? आपने जो कॉरिडोर्स बनाए हैं, आप देखिए उसका क्या हाल है लोगों के। जो बेचारा गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो डेली मजदूर आदमी है, वहां पे जो छोटी दुकानदार थे, वो सब प्रताड़ित है, रो रहे हैं वो सब। उनका खाने का जरिया जो आपने छीन लिया है वहां पे, धर्म के नाम पे आपने एक विश्वनाथ मंदिर को एक भव्यता देने के नाम पे आपने जो रोज का आदमी अपनी कमाई करता था उससे उसको छोड़ दिया। वहां टिकट लगा के आपने आम आदमी के प्रवेश के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी वहां पे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को मथ रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम चुनाव के संदर्भ में बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये है, और अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सांप्रदायिक हैं और सांप्रदायिकता का कार्ड खेलते हैं। जी माथुर साहब, डिसेसिव पॉलिटिक्स एक तरफ है और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें नाकाम हो गए। 5 किलो अनाज देने की बात की, उसकी शिकायतें आ रही हैं कि कहीं चावल में प्लास्टिक मिली है, कहीं गेहूं में कंकड़ मिला है, कहीं तेल में कुछ और मिला है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो नाकामी है, ये इसको छुपाने के लिए डिसेसिव पॉलिटिक्स होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, या इसके पीछे कोई सोची समझी इनकी चाल है, या केवल सत्ता पाने के लिए ये एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? ऐसा है, दोनों ही बातें सही नहीं है। सही बात यह है कि ये जो है बिना पढ़े लिखे मूर्खों की जमात है, ये यहाँ से है। सही बात है, जब आप मूर्ख होते हैं ना तो आप कोई भी बात कर सकते हैं। जो 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 मैं आपसे कह रहा था, बात यह है कि हिंदुस्तान में 650 साल मुसलमानों ने इफेक्टिव शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से लेकर के बहादुर शाह, सॉरी, प्लासी की लड़ाई, फ्रॉम 12,000 टू 1757। 650 साल का जो मुस्लिम अफेक्टिव शासन था, उसमें एक भी इंस्टांस जैसी नहीं है जहां हिंदू मुस्लिम विरोध हुआ हो। आप अच्छी तरह पढ़िए, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। 600 साल में देयर वाज नेवर ए सिंगल इंस्टांस ऑफ ए हिंदू मुस्लिम विरोध। हिंदुओं के राजाओं की सेना में मुसलमान सेनापति होते थे, मुसलमान राजाओं की सेना में हिंदू सेनापति होते थे।
औरंगजेब जिसको ये लोग इतना बुरा मानते हैं सब है, औरंगजेब का जो आपका उनका जो कमांडर इन चीफ थे वो हिंदू थे मतलब। तो इसीलिए मैं जी कहता हूँ जी कि हमारी डीएनए में ये नहीं। पर अंग्रेजों ने 1857 के बाद 50 साल मेहनत करी, तब जाकर के पहला हिंदू मुस्लिम राइट हुआ मतलब बंगाल में। अब आप ये देखें कि जो हिंदू कम्युनलिज्म है इसकी उम्र कितनी है मतलब। इसकी उम्र जो है मेरे ख्याल से 100 साल की भी नहीं हो पाई है। अभी हेडगेवार ने शायद कब 1921 या 23 में बनाई थी अपनी आरएसएस मतलब। ये सब है, यहाँ से आप चलिए मतलब जी ये सब है आकर के। जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है, दो आई है समस्या है मतलब क्यों कम्युनिज्म आ गया है। एक तो ये आया कि हमने पॉलिटिकल एजुकेशन का काम बंद कर दिया। 40 साल बाद से पहले हमारी कोई पॉलिटिकल एजुकेशन ही होनी बंद हो गई ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, या जो आने लगे सब है। 1980 के बाद देश की पॉलिटिकल एजुकेशन समाप्त हो गई। नेता भी ऐसे आने लगे जिनको कुछ पता नहीं था, जनता तो वैसी की वैसी हो गई। आईटी आ गया तो बच्चे जो है बड़ों से बात करने की बजाय, कुछ समझने सीखने की बजाय जो है कंप्यूटर के आगे बैठने लगे। एक तो वो बात आई है। दूसरी बात ये आई है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी, जो कि एंटी बीजेपी और एंटी आरएसएस थी, ये इतनी ज्यादा निकम्मी हो गई कि उन्होंने काम ही नहीं किया मतलब। नेताओं का काम जनता के बीच में ना रह करके टीवी स्टूडियो में बैठ के भाषण देना हो गया मतलब कि आप तैयार होकर बैठ जाइए, टीवी में बोलिए और लच्छेदार बात करिए और आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी मतलब। तो ये जो कम्युनल ट्रेंड से उनको फाइट करने वाला कोई रहा ही नहीं मतलब। यहाँ से कम्युनलिज्म शुरू हुआ मतलब। हिंदू महासभा, हिंदुओं की महासभा हुई, हिंदुओं के राइट की आई, पॉलिटिकली कभी कुछ नहीं कर पाई मतलब। एक और पार्टी आई थी, आपको शायद याद हो, पुराने हम लोग हैं उनको सबको याद होगा, राम राज्य परिषद, वो फेल हो गए मतलब सब है। आजादी के बाद से लेकर के 77 तक झगड़ा जो है इसमें होता रहा कि कौन कितना बड़ा लेफ्टिस्ट है, कौन क्या है, कौन समाजवादी है, कौन प्रजा समाजवादी है, कौन कांग्रेसी है, कौन क्या है, सब है। तो ये वाली जो कम्युनल पॉलिटिक्स आई है पिछले 4 सालों में, ये बेसिकली इस नालायकी की वजह से आई है मतलब। ये बात है कि आपने पॉलिटिकल एजुकेशन बंद कर दी और सब कुछ बंद कर दिया मतलब। जहां तक इन लोगों का सवाल रहा कि ये कैसे चुनाव जीते, इसलिए जीते कि पॉलिटिकली इनको कोई चैलेंज ही नहीं था, इसलिए इन्होंने जीत लिया मतलब। वो सब था मामला। अच्छे बड़े लीडर जा चुके थे कांग्रेस में, ऐसे लोग थे इनको पॉलिटिक्स का आता ही नहीं था मतलब, देवर मोर प्रोफेशनल देन पॉलिटिकल्स, ये सब आ गए मतलब। अब आप मैं आपके सवाल पे आता हूँ मतलब, जहां तक ये लोग हैं इनकी नालायकी जो है वो तो सबको पता है कि ये लोग जो है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव अकल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मतलब। और इसके साथ साथ आप जो है क्या करना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन आता नहीं है और एरोगेंस इतनी है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते मतलब। हम लोग पुराने पत्रकार हैं, सबको अब हम लोग को पता है। हम लोग जाते थे तो अच्छे अच्छे सीनियर पॉलिटिशियंस भी आके बैठाते थे, बात करते थे, पूछते थे क्या हो रहा है, बताओ समाज में क्या है, सब है मतलब। ये सब है। हम लोग एनडी तिवारी से ऐसे बात करते थे जैसे कि मतलब कोई आपने घर में कैसी अपने समझ के बात करेंगे मतलब। ये सब है। ये लोग आए क्योंकि इन्हें कुछ बैकग्राउंड था नहीं, राजनीति आती नहीं थी, ये आकर के एरोगेंस में आ गए मतलब। मैं तो अक्सर कहता रहा कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो भक्तों की जमात है, कीर्तन मंडली है बेसिकली मतलब। ये सब है। इनको पॉलिटिक्स आती ही नहीं है, हाथ में पावर आ गई तो आप पदों पे आकर बैठ गए मतलब। ये सब है। तो ये सब तो प्रॉब्लम ये है जो मैं आपसे कहता हूँ कि क्योंकि इनको पॉलिटिक्स आती नहीं है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर दोबारा जनरेट हो रहा है आफ्टर द कंट्री आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है कि लोग अब फिर आ रहे हैं समझने के लिए कि गड़बड़ कहाँ हो गई, नौकरियां है नहीं, इकोनॉमी कैसी तैसी हो रही है, फॉरेन पॉलिसी खराब हो रही है, तो लोगों को समझ में आ रहा है भैया वैसे काम नहीं चलेगा, आप समझो। तो अब पीपल आर अगेन गेटिंग पॉलिटिकलाइज। जो ए पॉलिटिकल मिडिल क्लास हमारा तो खत्म हो गया है मतलब। ये सब तो जैसे जैसे पॉलिटिकलाइजेशन आएगा, पॉलिटिकल एजुकेशन आएगी सोसाइटी पर, वैसे वैसे इनका वजूद खत्म होता चला जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जनता को जो है करना पड़ेगा। अब आप एक बात और देखिए मतलब, ये जुकत जो हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी जो दूसरी तरह की पार्टी उभर के आ रही है, इट इज ए पीपल ड्रिवन पार्टी। रात भर लोग जो है जी आपके जो है क्या करना चाहिए, इस पे आ रहे हैं, उस पे आपने देखा होगा वो कौन सी एक्सप्रेस जो बनाई, उस पर रात रात भर चल रहे हैं अखिलेश के साथ। तो ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं है, ये पीपल ड्रिवन पॉलिटिक्स है मतलब। ये सब बात हो रही है। जी ये जा रही है, प्रियंका जी जा रही है और पता लगा हुजूम आ रहा है, लड़कियों का आ रहा है, इट इज पीपल ड्रिवन पॉलिटिक्स। तो ये आएगी तो कम्युनलिज्म का युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज्यादा उसके जी लिए वो करने की बात नहीं है। आपको जो नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स आ रहे हैं इनको सपोर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना इनके बारे में। अच्छा एक जी बात और कहना चाहता हूँ, अक्सर क्या हो जाता है कि हम लोग जो है वो मीडिया वाले जो है और हमारे आपके जैसे लोग भी हैं, वो हम लोग भी क्या करना चाहिए, इसको कम्युनलिज्म या इस तरह की टेंडेंसी को हवा देते हैं। एक बेवकूफ ने एक बात कह दी, हम लोग उसको उछाल रहे हैं मीडिया में, जा रहा है अरे बड़ी आफत आ गई, ये आ गया वो आ गया। अरे ये धर्म संकट, और इनको ये संसद वालों को पूछता कौन है मतलब, इनकी औकात क्या है? अगर ये आप इनको एक इलेक्शन में अगर वो कर ले तो इनको 1000 वोट नहीं मिलेगी मतलब। कुछ लोगों को आपने कह दिया हमने
वो करके कह दिया, इन्होंने नरसंहार का दे दिया, ये दे दिया। ये सब जो है क्या करना चाहिए, अपने हेडलाइंस चाहते हैं सब है। अभी पिछले दिनों मेरी एक बात होने लगी, वो कंगना राउत ने कोई बयान दिया था, सब है, एक सभा थी, अब लोग बड़े डरा, सब ये मुकदमा चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मुझसे भी पूछा, आपके जैसे शोबे में बैठा था, क्या करे? हमने कुछ नहीं करी, यू इग्नोर हर, शी इज डूइंग इट टू सीक पब्लिसिटी, यू इग्नोर हर। मतलब तो इन लोगों को हम लोग जो है बेवजह पब्लिसिटी देकर के भी इनको लार्जर देन लाइफ साइज दे देते हैं, मतलब, और लगता है ये बहुत बड़ा फोर्स है कंट्री, वैसे कोई बात नहीं। जी सुभाष जी, देखिए, मुझे लगता है कि ये धर्म संसद ने इनका नुकसान ज्यादा किया है। ये जो है अपने आप बिल्कुल किया है। बेवकूफियां अरे कर रहे हैं, क्योंकि धर्म संसद ने इनका अरे नुकसान सब किया है। धर्म संसद में जिस तरह के आपसे आप स्टेटमेंट आए हैं, वो आम आदमी ने कहे कि पढ़े लिखा जो क्लास है, मिडिल क्लास को भी नहीं पसंद आया है। जिस तरह से गांधी जी के लिए अपशब्द कहा गया है, जिस तरह से जनसंहार की बात की गई है, ये तमाम इस तरह के वक्तव्य आए हैं, और तो वो संविधान के खिलाफ बातें की गई है पूरा का पूरा। तो एक बहुत बड़ा तबका है पूरा देश का जो है कि वो पसंद नहीं कर रहा है, और ये इनके लिए बहुत नुकसानदेह होने जा रहा है। इसी तरह मोदी जी का पंजाब वाला दांव जो है, मोदी जी का पंजाब वाला दांव भी जो है, वो काफी कुछ जो है इनके लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल जस्टिस, जो नेचर जस्टिस करता है, वही जो इनके साथ अब होने जा रहा है, ये नेचुरल जस्टिस होगा। जी मैं एक मिनट कह रहा हूँ, पीयूष जी जो है, चलिए सुभाष जी से सुन ले, बात कर लेते हैं पहले प्रदीप जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कोई चैलेंज, आइडियोलॉजिकल चैलेंज नहीं था बीजेपी के लिए। तो अब मैं कई बार ये मेरा एनालिसिस ये है कि ये मानना कि बीजेपी सिर्फ स्टेज जीती कि उसने कम्युनल पोलराइजेशन किया, थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सवाल है कि ऑब्जेक्टिव सिचुएशंस क्या थी, बीजेपी को चैलेंज कौन कर रहा था, जो सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज थी उनकी हालत क्या थी। तो इनको एनालाइज, अगर हम लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देखेंगे तो इसको देखना जरूरी है कि इसका राइज क्या जो है वो मोदी जब जीते, जो मैंने पहले भी कहा, तो एक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन क्या थी, कांग्रेस की गवर्नेंस क्या थी, करप्शन कितना हो रहा था, देश की हालत क्या थी। अब एक चीज कंपेयर करनी चाहिए कि जैसे वाजपेयी जी जब सत्ता में आए, तो वाजपेयी जी को रियलाइजेशन था कि हम इस देश को धार्मिक संकीर्णता की बेसिस पे नहीं चला सकते, वो इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जो है वो का रास्ता बनाया। आप इस देश को हिंदू एजेंडा से चला ही नहीं सकते, बहुत बड़ा देश है, इसमें जो है बहुत सारी चीज है ना, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो अगर आप मैंने जो पहले भी कहा ना कि हिंदुइज्म के नाम पे कितने वोट मिले बीजेपी को, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। बीजेपी को वोट इसलिए मिले कि जो है वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल थी, कांग्रेस रिजीम में क्या हो रहा था। अब दूसरी तरफ अब आज हम देखें तो इतने साल के शासन में इनकी विदेश नीति इस वक्त जो है वो बुरी तरह चरमरा गई है। इंडिया टोटली आइसोलेट हो गया आज, मतलब एक इंडिया एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है जो है दुनिया की, लेकिन आज ग्लोबल स्फीयर में हमारा नैरेटिव क्या है, मतलब लोग हमको किस रूप में जान रहे हैं इस देश को। मतलब जो है कोरोना आया तो सबसे बुरी हालत इंडिया में हुई थी, जब लाशें जो है बह रही थी, पूरी दुनिया ने उन लाशों को दिखाया। लिंचिंग के मामले हुए, पूरी दुनिया में जो है उसका जो है वो हंगामा हुआ। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है, वो डेमोक्रेसी को लेकर के, प्रेस फ्रीडम को लेकर, इंटॉलरेंस को लेकर के अपने कंसर्न जो है ओपनली जो है व्यक्त कर चुके। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी एक तरह से इस वक्त एक डिजास्टर है। चाइना ने हमारी लैंड ग्रैब कर ली, मतलब जो है करीब कितना 20 स्क्वायर किलोमीटर जो है हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतनी हिपोक्रेसी है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इन्होंने फ्रांस से जो है वो रफाल प्लेन खरीदे। 5 रफाल प्लेन को लेके टीवी चैनल्स में जो नंगा नाच हुआ, फिर रफाल प्लेन के आने से ऐसा प्रचार हुआ कि जैसे हम लोग बीजिंग को जीत लेंगे। मतलब एक रफाल प्लेन के आने पे हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने जो है वो सेफ लैंडिंग की कामना की, मतलब जैसे कि इस देश में फाइटर बम्बर पहली बार आ रहा हो। रफाल प्लेन पर इन्होंने हाइप क्रिएट किया कि बठिंडा में धारा 144 लगा दी। इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया कि वहां भी है फोटोग्राफी बंद कर दी। अब आप ये देखेंगे कि रफाल प्लेन का पीटी पे चाहिए अगर, तो दुनिया के 10 फाइटर बम्बर का जो है पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है,
जिसमें रफाल के एक पुर्जे की जानकारी दी गई है कि ये प्लेन क्या है। आपने एक ऐसा हाइप क्रिएट किया यहाँ पे कि पूछिए नहीं। तो ये जो हाइप क्रिएट करने की जो पॉलिटिक्स चल रही है कि छोटी मोटी चीजों को लेकर के हमारे न्यूज चैनल्स एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जैसे कि पूरा देश में सब यही हो रहा है। अब आप वो धर्म संसद की अगर बात करें, मेरे हिसाब से धर्म संसद एक कोई ऐसी बड़ी घटना थी नहीं। होता ही है कि जब आप एक एक्सट्रीमिस्ट बयान को पब्लिक डोमेन में एग्रेसिवली प्रेजेंट करते हैं तो उसके इम्पैक्ट कुछ और हो जाता है। ऐसे बयान बहुत से लोग देते रहे, या सबसे बड़ा जो है वो दुर्भाग्य क्या है मीडिया का कि चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का हो, अगर कहीं से भी कोई बहुत ही एक्सट्रीम बयान आता है मतलब जो है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। तो यही क्राइसिस जो है ये है कि आप इस तरह के लोगों को जिनकी जिनकी की वो जो भी वो मेहनत है उनकी, वो कौन है मतलब इस देश में, हमने नाम भी नहीं सुना उनका, कभी सुना था। वो कौन से पब्लिक ओपिनियन को तो इवेंट लेकिन मैनेजमेंट आपको कहना चाहते हैं सुभाष जी कि क्या? इवेंट को मैनेज ज्यादा, इवेंट बनाने की कोशिश ज्यादा हो रही है देश चलाने के बजाय। नहीं मतलब वही कह रहा हूं मैं कि वो जो मेहनत है उनको कौन जानता था, आप उनके बयान को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कि उसके रूट्स पे जाना जरूरी है कि जो चुनाव जीते जाते हैं, एक चीज जरूर है कि एक तो पूरी दुनिया में जो है दौर आया है, अमेरिका में रेसिज्म का दौर आया, मतलब ट्रम्प का पूरा रेसिज्म का एजेंडा था, बोरिस जॉनसन का पूरा एंटी माइग्रेशन का जो है एजेंडा था। हमारे पास में टाइम कम है सुभाष जी, थोड़ा से कंक्लूड करना है तो थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूँ। हमारे देश में भी उस तरह से जो है वो कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स हावी हुई, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स डायल्यूट हुई। तो पूरी दुनिया में एक दौर आया हुआ है जिसमें कि जिसको कि इलेक्शन जीतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इलेक्शंस कितने डेमोक्रेटिक रह गए हैं ये एक सवाल या बात है। जी जी पंत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पूरी चर्चा पर। देखिए, ये जो आज जो आपने शुरुआत करी थी मैं उसी की तरफ इशारा करूंगा। और ये जैसे और प्रदीप माथुर जी ने जो बात कही थी कि डीएनए में नहीं है हमारे, निश्चित रूप से हम कभी नहीं रहे। और जो धुरिया जी ने कहा कि जो एजेंडा था, जो एक गैप था, उसको भरा भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन विकास के नाम पे भी चूंकि इनका जीरो रहा है पूरा का पूरा, और जो है कि कहीं ना कहीं आर्थिक जो हालात है वो हम सब देख रहे हैं, तो ये कम्युनल कार्ड, तो ये और कम्युनल कार्ड खेलना इनकी जो है एक फितरत में है। और ये इनका टाइम टेस्टेड जो है वेपन है इनकी। लोग भले ही उससे कितना वोट मिलता है ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम जो एक इजाफा हो रहा है इनके वोट परसेंटेज में, जो वो निश्चित रूप से ये जो कम्युनल कार्ड खेलते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि मैंने आसपास ऐसे लोगों को बहुत से देखा है, जो अकेले मेरे मित्र भी जो थे बहुत से, जो पहले एक कहीं ना कहीं एक नजरिया सही रखते थे, उनका बिल्कुल एंटी मुस्लिम नजरिया बदला ही बदला है। मैंने बहुत काउंटर किया है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां के वहीं खड़े रहे हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव तो उन्होंने किया है, भले ही 1% 2% का जो चेंज आया है इनकी तरफ, जो वोट परसेंटेज वो हुआ है, और ये उसको खेलेंगे। लेकिन जनता उसको विफल करेगी, क्योंकि जनता के झोली में कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ नहीं आया है। सिर्फ विफलताएं आई हैं, सिर्फ जो है कि मौतें आई हैं, और सिर्फ जो है गरीबी और जो है कि उनको मुफलिसी आई है। तो निश्चित रूप से देखिए कि वो आपने जो बात कही थी, तो अभी हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो एक कम्युनल उससे हम निजात पा चुके हैं, लेकिन अब वो बुखार कहीं ना कहीं जो है अब कहीं पे वो ढलान की तरफ है। जी माथुर साहब, आपका आखिरी टिप्पणी। देखिए ऐसा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से बीजेपी की सिलेक्शन में काफी हालत बदली है, और जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद ये 5 स्टेट्स हार जाए। मतलब पंजाब में तो कोई वजूद ही नहीं है, तो सावई तो 4 ही स्टेट है, तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा भी है, शायद 5 स्टेट हार जाए। लेकिन तो इसलिए ये लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में। लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि चुनाव के चाहे जो भी नतीजे क्यों ना हो, वो कोई भी हो, ये हारे बहुत अच्छा है, जो भी हो बहरहाल, लेकिन चुनाव के चाहे जो भी चाहिए, लेकिन आप निश्चित समझ लीजिए कि देश में जो शब्द मेरे पास दिया, जो सुभाष जी ने दिया, जो कम्युनलिज्म का उन्माद था वो समाप्त हो गया है। मतलब वो जो है अब वो बासी कड़ी में उबाल दोबारा नहीं आ सकता। मतलब तो इसलिए मैं बड़ा खुश हूं कि ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी ये प्लेटू पे चली गई, उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया है। और आई एम वेरी श्योर कि इन कमिंग ईयर जो है हम लोगों की पॉलिटिक्स जो है फिर सैनिटी पे लौटेगी, और ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो है जो खत्म होगी,
तो इसलिए मैं इस पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री एज वेरी फॉर्चुनेटली स्टार्ट इज टेकिंग प्लेस नाउ। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि देश में जो कम्युनल पॉलिटिक्स है इसका अंत की शुरुआत हो गई है। अभी कितनी तेजी से इनका अंत आता है ये देखना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, तो ये मैं आपसे कह रहा था कि मतलब मैं जो जिस तरह इलेक्शन के जो भी रिजल्ट हो, नटसेट में कहना चाहता हूँ मैं, जो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है इसका जो है बात खत्म हो गया है और ये ढलान पे है। और मैं समझता हूँ कि अब जो है हम लोग जो है क्या करना चाहिए, ये कह सकते हैं कि शायद आगे आने वाले दिनों में कम्युनल पॉलिटिक्स जो है धीरे धीरे खत्म हो और जो सेंसिबल पॉलिटिक्स है वो दोबारा आए। जी, आप तमाम मेहमानों का इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम इस चर्चा में इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि जनता जागरूक होगी और अपने मुद्दों की बात करेगी तो यकीनन कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसका ढलान शुरू हो जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगी। देखेंगे कि आने वाला वक्त इसको कितना सही साबित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।